दोस्तों नमस्कार। हरियाणा टुडेज 24 पर आपका स्वागत है। मैं एसपी भाटिया और आज आपके लिए एक मजेदार खबर लेके आए हैं और खबर भी ऐसी जो राजनीति में हलचल मचा दे। हो सकता है कुछ लोगों ने इस खबर को, इस वीडियो को थोड़ा कहीं देख भी लिया हो, सुन भी लिया हो, लेकिन हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में वो चीजें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। हरियाणा के एक राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक लंबा अरसा कांग्रेस में ही गुजरा है और कांग्रेस छोड़ करके वो भाजपा में चले गए और भाजपा से अब वो कुछ समय पहले ही वापस लौट आए हैं। कहते हैं कि मछली जब खाने के लिए समंदर के नीचे, समंदर के तह तक जाती है तो पत्थर चाट करके फिर ऊपर आती है। जिंदगी में बहुत सारे तजर्बे होते हैं, उन तजर्बों के बिनिस्बत ही, उनके आधार पर ही जिंदगी आगे बढ़ती है। इंसान चाहे जितना मर्जी चाहे, कुछ भी चाहे, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह की किस्मत में भी, भाग्य में भी यही लिखा था। हालांकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, बड़े सुलझे हुए, बड़े कह सकते हैं कि आप एक आने वाले भविष्य को वो समझते हैं कि आने वाली राजनीति में क्या हो सकता है। उन संभावनाओं का आकलन कर लेते हैं वो पहले से ही। उनका एक अच्छा तजर्बा, उनकी अपनी अंदर की कॉन्शियस जो आत्मा है उनकी, वो आत्म सम्मान उनका शायद जाग गया और वो भाजपा को छोड़कर फिर से अपने घर वापस आ गए। लेकिन आज चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ बड़ी मजेदार बातें की हैं और वो बातें होनी भी चाहिए थी, उनका खुलासा होना भी चाहिए था। और काफी समय हो गया जब वो भाजपा छोड़ करके अब फिर से अपने पास आए हैं, तो कैसे 10 साल पिछले उन्होंने भाजपा में गुजारे, उसका अनुभव, उनका तजर्बा उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। और खुलासा भी कैसा कि भाजपा की पोल पट्टी पूरी खोल करके रख दी कि भाजपा आखिर क्या है और भाजपा चाहती क्या है। भाजपा के लिए उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनको आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। यही नहीं कि आने वाली जो राजनीतिक भविष्य है हमारा, वो भी अगर इन बातों को बड़ी संजीदगी के साथ आप लेंगे तो हो सकता है ये आपके काम आए। मैंने उनको काफी करीबी से देखा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अक्सर बड़ा बेबाकी से बोलते हैं, बेबाक बोल नेता हैं। लेकिन आज जिस तरह से बेबाक बोल उन्होंने बोले हैं, वो सुनकर के आम आदमी हैरान हो जाता है। होना भी चाहिए, ये स्वाभाविक भी है। उन्होंने यहां तक एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि हरियाणा में किस तरह से हालात बिगड़ सकते थे और उसके पीछे भी क्या साजिश थी, किसकी साजिश थी, इसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया। उन्होंने यहां तक खुलासा कर दिया कि भाजपा के अंदर, खासकर हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार में किस तरह से क्या घोटाले हो रहे थे, किस तरह से करप्शन हो रही थी और कौन लोग कर रहे थे, और आखिर क्या मजबूरियां रही होंगी कि उसके बारे में भाजपा आज तक बोल नहीं पा रही है, आखिर चुप क्यों है। लेकिन भाजपा का भविष्य क्या होगा, आज इसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और वो बात हम आपको सुनवाना चाहते हैं। तो कृपया आपसे इल्तिजा है,
आपसे विनम्र विनती है हमारी कि आप इस वीडियो को कृपया पूरा देखें और ध्यान से सुने और फिर उसका आकलन करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सके तो आप अपनी टिप्पणी, अपनी राय हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आने वाले दिनों में और भी ऐसे नेताओं की कुछ वीडियो लेकर के आएंगे। और हो सकता है चौधरी बरिंदर सिंह जी से कभी कोई सीधी हमारी बातचीत हो तो वो भी आपको सुनवाएंगे। तो देखिएगा क्या बोला चौधरी बरिंदर सिंह ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान चौधरी ने की है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो आज थी वो जल्द ही जो उन्होंने घोषणा की है कि हरियाणा मांगे हिसाब के बैनर के नीचे एक प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया है जो घर घर लेकर के जाएंगे। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 सांसद जो कांग्रेस के मौजूद थे और कुमारी शैलजा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जल्दी ही एक दोबारा मीटिंग बुलाने जा रहे हैं जिसमें सभी जो इस कांग्रेस के अंदर दिग्गज नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको बुलाया जाएगा। और उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और इसी प्रोग्राम को लेकर के, चाहे वो कोई भी नेता हो कि ऐसा भी अपना ही प्रोग्राम लेकर के चल रहा हो, तो आज उन्होंने 15 ऐसे बिंदु गिनाए जिसमें कई प्रकार की बातें सामने रखी। लेकिन चौधरी बरिंदर सिंह ने जो बात रखी है ये आपको सुन करके अचंभित करने वाली है। तो सुनते रहिए, देखते क्या कहा उन्होंने। धन्यवाद। मैं चाहूंगा हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी बरिंदर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़ा लंबा तजुर्बा है, 42 साल कांग्रेस का है, 10 साल बीजेपी में रखा है। उनका जो मार्गदर्शन हमेशा बहुत ही बेहतर उनका रहा है। तो वो भी अपने कुछ विचार रखेंगे, उसके बाद हुड्डा साहब, और फिर उसके बाद आपसे सवाल लेंगे। मार्गदर्शक बन चुके हैं और ये बनने वाले मार्गदर्शक तो मिल गया। ये प्रोफेसर साहब ने दिया है वीरेंद्र कांग्रेस अंकल ये ले लगी, ये आप ये ले लगी, ये थोड़ा बेटर है ना, खराब है वही लेना, इसी को बोलो, उससे बोलो, चल रहा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी और सीएलपी के नेता सदन में भूपेंद्र हुड्डा जी और नवनिर्वाचित हमारे मेंबर पार्लियामेंट और सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और विधायक और जिनको जिम्मेदारी अपने अपने तरीके से लगी है वो सभी यहाँ विराजमान हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मुद्दे यहाँ हमारे साथियों ने एक एक करके इकट्ठे किए हैं और उनका बड़ा विस्तार से विवरण हमारे अध्यक्ष जी ने किया है। इससे अलग जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूं कि डाउनफॉल है, ये तो उनकी डे टू डे में जो उन्होंने गलतियां की हैं या कमियां छोड़ी हैं या लोगों का भरोसा तोड़ा है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से हरियाणा की जनता की भावनाओं को समझ नहीं सकी और
राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने 10 साल अपना शासन अब 2 महीने में कितना चलाएंगे वो तो अलग बात है, क्योंकि जो घोषणाएं हमने सोची है कि हम आने वाला जो चुनाव होगा उसमें वोटर्स के पास लेके जाएंगे, उनको भी उठा के फिरते हैं वो। लेकिन 10 साल के इस कार्यकाल में राजनीतिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके, सामाजिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके, और जो भी कार्यशैली उन्होंने अपनाई, अगर मैं ये कहूं कि वो जन विरोधी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी। और क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूं, इसलिए शायद और गहराई से मैं अपनी बात आपको बता सकूं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनको मैंने सलाह दी, ये बात है 1 साल पहले की। मैंने कहा आपने 8 साढ़े 8 साल अपनी पार्टी को और पार्टी की विचारधारा को हरियाणा में मजबूती देने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो 1-1.5 साल है, इसमें अगर आप विचारधारा को एक तरफ रख के कुछ करो तो शायद हरियाणा की जनता को कोई बात आपकी समझ आ सकती है, वरना आएगी नहीं। मेरा उनके सामने सवाल ये था कि 2 इश्यूज हैं, एक तो ये कि आप अगर पार्टी को और विचारधारा के रूप में यहां मजबूत करना चाहते हो, या तीसरी बार सत्ता में लाने का आपका मन है, तो एक चीज छोड़ दो आप। अगर सत्ता में तीसरी बार नहीं आना तो अपनी पार्टी को मजबूत कर लो, और पार्टी को मजबूत, पार्टी की विचारधारा को, और अगर इसको बस्ते में बंद करके रख दो तो 1 साल आप राजनीति करो। खट्टर जी ने सुन के कहा कि चौधरी साहब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछ सकता हूं मैं। मैंने कहा क्या, कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चल सकते हैं? तो मेरा अभिप्राय यह है कि हरियाणा के अंदर समाज को तोड़ने की, समाज को कमजोर करने की, धर्म का सहारा लेके, जाति पाति का, ये सारी चीजें मैं ये समझता हूं कि हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं किया इन बातों को। और यही कारण है कि हरियाणा के लोगों ने, जो क्षेत्रीय दल थे, वो भी इसके शिकार हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं कि एक तो करप्शन जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने किया, या और विस्तार में उपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी करप्शन जो उन्होंने की है वो ये कि जजपा को अपने साथ मिला के, पॉलिटिकल करप्शन है ये, पैसे से भी ज्यादा खतरनाक। और जजपा ने तो पॉलिटिकल करप्शन के साथ दूसरी करप्शन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको मौन स्वीकृति भी दी है। और यही नहीं, करप्शन, भ्रष्टाचार के अनेक ऐसे विषय हैं जिसमें बड़ी सफाई से कमेटी बना दीजिए, पकड़ा तो गया है, दोष तो होंगे, लेकिन कमेटी रिपोर्ट देगी। बनाते हो, रिपोर्ट किसी की नहीं आती, किसी रिपोर्ट की, और कोई आ भी गई गलती से रिपोर्ट तो उसको भी दरकार करके और कहा कि इसको इसका अध्यक्ष नहीं, अब ये दूसरा काम सौंप दो। कुछ ऐसी
राजनीतिक सोच जिसमें करप्शन करके भी शर्म ना आए, ये सिर्फ मैंने भारतीय जनता और क्योंकि नजदीक से देखा, इसलिए मैं ये कहूं कि देने वाले को तो शायद शर्म आती है और लेने वाले को कोई शर्म नहीं आती। तो आज हरियाणा में दोनों बातें कर रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल भी दूसरी। हाँ, नहीं, ये जो जमुना पार फेंकने की बात थी, ये पैसे वाली थी। फिर क्यों? नहीं, राजनीतिक बात। आप सीनियर जर्नलिस्ट हो यार। सीनियर भी है और जिद्दी भी है, दोनों बात है। तो मैं जो सोचता हूं, हरियाणा की जनता आज के दिन, मेरी अपनी असेसमेंट है ये, और असेसमेंट ये नहीं है कि मैं मार्गदर्शक के रूप में बता रहा हूं, एक्टिव पॉलिटिक्स। हरियाणा में आज के दिन 70 से 75% मतदाता भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। अब वो वोट 70-75% के बीच में हमें देता है, तो उसके लिए हमारे को संगठित रूप में एक मुहिम, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया और जो आपने भी पूछा कि वो होंगे तो क्या होगी, वो अपने पार्लियामेंट क्षेत्र तक रहेंगे या प्रदेश में जाएंगे। मैं ये कहता हूं जितने भी लंबी छलांग जो भी लगा सके लगानी चाहिए, ताकि मतदाता का विश्वास जो वहां टूटा है, हम उसकी बहाली अपने साथ जोड़ के करें। और ये प्रयास हमारा पार्लियामेंट में सफल रहा और सफलता का राज भी यह है कि जो प्रयास उन्होंने जाति पाति को सहारा बना के और धर्मांधता का, मैं धार्मिक नहीं बोलता, वरना तो आप कहोगे कि सनातन, हम कहेंगे हमारे समाजी नहीं, धर्मांधता और जाति पाति का सहारा लेके जो राजनीति को हरियाणा में राजनीतिक आधार पे सत्ता कायम रखने के लिए जो प्रयास किए थे, वो सब फेल हुए। सबसे बड़ा प्रयास जो मेवात के अंदर, नूह के अंदर किया गया था, वो हमारी सामाजिक और हमारे संगठन, जो हमारा रहना सहना है, हमारी जो विशेषता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि हरियाणा में ऐसी ताकतें, एक तो होता है कि आप और हम ये मान के चले कि चलो बीजेपी हारे तो होगी, लेकिन नंबर 2 पार्टी रहेगी। ऐसी पार्टी का नंबर 2 का भी खात्मा होना है, मेरा ये विश्वास। तो इसलिए हम समझते हैं इस बात को कि जितना भी हम अपना प्रयास तेज करेंगे, हम जनसमूह मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का जो कार्य है उसमें हम सफल होंगे। और इसी सफलता के आधार पर, क्योंकि फिर आप यही कहोगे, मैंने अंदर से बैठ के देखा है, अंदर से बैठ के अब से नहीं देखा। मैं 1977 में सबसे पहले एमएलए बन के आया, तो तब हमारी कांग्रेस के तो हम 3 लोग थे। तो जब कोई दंगे होते थे, तो अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, महिला थी, कहते भाई वीरेंद्र, इन दंगों को गांव तक भी पहुंचाओ ना। जो इस भावना से इस देश में सत्ता हासिल करते हैं, उनको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और आखिरी बात कहता हूं, मुझे लगता है कि 1.5-2 साल की पार्लियामेंट का, भाई माफ करना, 5 साल से पहले इलेक्शन होने की संभावना है।
है